आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी बहुत लिखा है, क्योंकि जब आप पाइड में थे, पाइड एक फंक्शनल इदारा था उस वक्त। जैसे यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए, वो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च सपोर्ट इदारों को आ रही थी, वो पॉलिसी सपोर्ट आ रही थी सर। फिर आपने स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया हुआ था कि ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से भी बहुत से स्टूडेंट्स हमें भी कहते थे कि सर से बात करें, हमने उधर एडमिशन लेना है, इकॉनमी पढ़नी है हमने। वो एक इंटरेस्ट था, वो यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो डिसेमिनेट हो रहे थे। सर हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी, फिर आपने जो सिविल सर्विसेज है इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सर पेपर आया था पाइट का सर, जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी सर। जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आप इसको क्या समझते हैं कि ये सिविल सर्विसेज में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इनको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है, मोनेटाइज किया जा सकता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, एक्यूमुलेटिव फाइनेंशियल बेनिफिट, वो मार्केट के मुताबिक? सर अब देखें ना, अब एक एक शख्स कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की प्लानिंग में आ सकता है, फिर वो कैसे रेवेन्यू के मामला देख सकता है, फिर वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कैसे रख सकता है? इसका मतलब है कि सर आपको तो एक्सपर्ट्स चाहिए ना, एटलीस्ट जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री है, एसएनजेडी के जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल, ये तो ऑटोनोमस करते हैं ना इनको, और इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स नहीं एक्सपर्ट्स जी, हैं। इनको क्या ऑटोनमस करे? मेरी बात सुनिए खुदा के वास्ते। पहली चीज तो मुझे बताइए, रेगुलेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है। पॉलिसी, रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, तीनों में एक टेंशन होनी चाहिए, एक तजाद होना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेट। अगर इन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस रेगुलेशन पे आए तो रेगुलेशन नहीं चल सकती, रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो नहीं चल। जैसे सिंपल बात है, आप गेम्स का एग्जांपल ले लें। मैंने इस पे बहुत अच्छा पेपर लिखा था लॉन्ग टाइम अगो। आप देखिए, अगर क्रिकेट की गेम है, क्या आप आईसीसी के बंदे को कहेंगे आके अंपायर करे गेम? गेम क्या चलेगी? ठीक है। बल्कि आपको अंपायरिंग में एक थर्ड बंदा लाना होता है, थर्ड पर्सन होना। थर्ड कंट्री का। ये भी नहीं कि आप कोई उसी कंट्री के लेके आए, ठीक है। और जब आप बंदा लेके आते हैं तो बंदा ही मस्ट नो क्रिकेट। मुझे अब अंपायर में लगा देंगे, मैं क्या करूंगा भाई? ठीक है, मैं तो फेल कर जाऊंगा। जो अंपायरिंग करता है वो भी बंदा क्रिकेट जानता है। इसी तरह एक्सपर्ट टेनिस है ले ना, ले। एक्सपर्ट है ठीक है और ना। वो अब अंडरस्टैंड करता पॉइंट ये है, नहीं एक्सपर्ट सिर्फ नहीं है, उसने खेली होती है, उसको गेम आती है। ठीक है। और वो ये नहीं होता कि वो प्रमोट होता है अंदर से, वो बाहर से आप लेके आते हैं, आपको पता होता है वो बंदा है। तो है। हमें भी ऐसा मॉडल समझना है। ये जो है ना, सिविल सर्विस में एक चीज होती है, वो गोल करने की कोशिश करते हैं कि हम ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। नहीं नहीं, सॉरी। दुनिया से अगर मेरिट चाहिए तो मेरिट फिर घर की लौंडी नहीं होती। लेकिन मेरिट सर, फिर आपको पूरी दुनिया के साथ compete करना है। यस, लेकिन सर अगर आप इसमें मोनोपोली देखें ना, ब्रोक्रेसी की बड़ी मोनोपोली है, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का किसी को मिनिस्टर नहीं बनने देते ब्यूरोक्रेसी तो है ही वैसे। मोनोपोली। ब्यूरोक्रेसी और क्या है? और ब्यूरोक्रेसी मोनोपोली नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इज अ बैड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बंद कर दी गई थी दुनिया में आज से। रोनाल्ड रेगन ने, मैगी थैचर ने ट्रेड यूनियन खत्म कर दी थी। ब्यूरोक्रेसी इज अ ट्रेड यूनियन। लेकिन सर हमें ब्रोक्रेसी चाहिए तो सही ना, अच्छी ब्रोक्रेसी चाहिए। जिसे ब्रोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को क्यों खत्म तो चाहिए? नहीं किया जा सकता ना। सॉरी 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 सॉरी। इस पे हमें आपका क्या टेक है सर? हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट का जैसे आईबीएम की ब्यूरोक्रेसी है, देखें। आईएमएफ की ब्यूरोक्रेसी है, वर्ल्ड बैंक की ब्यूरोक्रेसी है, आईबीएम की ब्यूरोक्रेसी है, सिटी बैंक की ब्यूरोक्रेसी है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? हमें एक सिस्टम चलाना है, दैट्स ऑल। हमें सिस्टम चलाने के लिए बंदे चाहिए। ठीक है। एक सिस्टम चाहिए। ये नहीं चाहिए कि कुछ बंदों की मोनोपोली है सिस्टम पे। सर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रिफॉर्म द रिफॉर्मर्स। पाकिस्तान में जो रिफॉर्म करने वाले हैं, आप जितने भी टास्क फोर्सेस देख लेते हैं या जितने भी आप कमीशन देख लेते हैं, वो मुझे कहना नहीं चाहिए, एक शेर है इस तरह सा, आपकी इजाजत से, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो हमारा सर रिफॉर्मर भी वही है जिसके खिलाफ रिफॉर्म होनी है, तो फिर हम कैसे रिफॉर्म करेंगे? भाई मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो देखे ना कमरे से बाहर निकाल देते। मैं बिकॉज ये टफ सवाल पूछता हूँ, मुझे कहते नहीं नहीं ये बड़े गलत सवाल है, तुम ना पूछा करो ये वो। अब कहते हैं फिर इसको मीटिंगों में बुलाओ ही ना। मैं तो सिंपल सी बात जो सीखा हूँ तारिक साहब, मैं शिकागो में पढ़ा था, 10 नोबेल प्राइज विनर में उस्ताद थे, बहुत बहुत काबिल अक्लमंद लोग। उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि सवाल पूछो। अगर सवाल नहीं पूछते तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इफ यू थिंक यू नो द आंसर देन यू आर अ फूल। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें सवाल पूछने चाहिए और सवाल को कॉन्क्रीट करना चाहिए। यस वी नीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Yes, we need people to run government. But do we need grade 18, 19, 20? We don't. Do we need this BPS? We don't. ठीक है। Should doctors be inferior to secretaries? No. In fact, doctors everywhere are superior to secretaries. सुपीरियर, जी ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है, टीचर इज तो अब सुपीरियर टू। मसला, हाँ अब मसला ये है, do we need this grade system? No.
Do we need everybody to report to the bureaucracy? No. तो bureaucracy क्या है? Bureaucracy क्या? For example, is bureaucracy just the secretariat, or is the university also bureaucracy? Is University is PEMRA also also bureaucracy, bureaucracy? sir. Is Any NEPRA any also type of bureaucracy? any type of administration, that is, I would say that is bureaucracy. नहीं जी, I don't agree. देखिए, अब फॉर एग्जांपल अगर आप ले सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक ब्यूरोक्रेसी। नहीं सर, वो तो आप उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम थोड़ी बहस कर सकते हैं सर। थोड़ा सा हम इसको आगे लेके नहीं चलते तो हैं सर। मुझे बताइए फिर नेपरा क्या है? नेपरा नेपरा सर, मैं ब्यूरोक्रेसी उस तरह उसको कह सकता हूँ, मैं उसको कहना चाह अब रहा हूँ कि जो ऑफिस नेपरा जो है में वो बैठ के काम सेक्रेटरी, करते हैं सर्टन नेपरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव। है सेक्रेटरी एनर्जी को रिपोर्ट करती, शुड इट? इट शुड नॉट। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, शुड द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना? तो ये मसला है कि आपने हर किसी को ब्यूरोक्रेसी में रगड़ दिया है। जी जी, वो ब्यूरोक्रेसी अव्वल तो कोई चीज ही नहीं है। वी नीड द सेक्रेटेरिएट, जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, वो ही नौकरी कर रहा है जो कि मेरा खनसामा कर रहा है या मेरा वो कर रहा है, क्यों हम उसको एलिवेट कर रहे सर, मेरा एक पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर, उसमें मैंने जो बुनियादी प्रिंसिपल उसमें डिस्कस किया है वो ऑटोनॉमी का किया है सर। मीन्स कि अगर आपकी सर यूनिवर्सिटी है तो वो ऑटोनोमस क्यों नहीं है सर? वो क्यों ब्यूरोक्रेसी को जवाब दे या सर्टन? तो सर ये जो हमारा कल्चर है ऑटोनॉमी का, हम क्यों सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं? और सेंट्रलाइजेशन हम इसलिए नहीं चाहते कि हम कोई उसको अच्छा काम करें या डिसिप्लिन लेके आए। सेंट्रलाइजेशन हम इसलिए चाहते हैं कि हम पावर जो है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा वाइस चांसलर तो उसका ऑरा ज्यादा हो जाएगा सर सेक्रेटरी से। तो अगर वो देखिए उसके जी, गोरे ने कंपनी के मतहत सबको रखना था। जी सर। तो कंपनी में जो सेक्रेटरी था ना, वो कंपनी का मेन मुलाजिम था। तो कंपनी के सेक्रेटरी को हर बंदे को रिपोर्ट करना था, वो और बात है। ऑल्दो इवन देन देयर वाज मोर इंडिपेंडेंस। यस। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि मेरा बाप ब्यूरोक्रेट था, तो मुझे पता है, वो स्टोरी सुनाते थे कि जो थे अपने वो जीडी सौंधी गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो नहीं किसी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते थे। ही वॉज इंडिपेंडेंट। या रेलवे का जो होता था बंदा, जनरल मैनेजर, वो नहीं सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता था। ये हमने इसको और सेंट्रलाइज कर दिया। बट क्वाइट फ्रैंकली द बेसिक थिंग इज वी नीड टू, मैंने इसको आर्टिकल लिखा था लॉन्ग टाइम को, वी नीड टू डू थ्री थिंग्स: decentralize, but even more important, professionalize. And the third thing is autonomize. कि देखिए, इवन आपके जो जापानीज मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा तरीका था, जो अमेरिका हार गया, आपको याद होगा टोयोटा के जमाने में, पुराने जमाने में, 60s में, अमेरिका ने एक बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था, टेलरिज्म, जहां वो हर चीज को मेजर करके सेंट्रली रन करते थे। जापानियों ने उसको तोड़ दिया। जापानियों ने सिस्टम बना दिया कि हर असेंबली लाइन पे वर्कर्स जो थे अपनी डिसीजन ले लेते थे। Turned out there was a superior model where they could control quality better. So we really have to learn from modern management. Modern management भी यही कहती है कि centralized management systems fail. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरी बात बताइए, मैकडोनल्ड पाकिस्तान आया हुआ है ना, जी सर। पिज़्ज़ा हट भी आया हुआ है, ठीक है? ये बिल्कुल। सारे लोग आए हुए। आपने कभी मैकडोनल्ड के प्रेसिडेंट को देखा पाकिस्तान आते हुए? आपने कभी गोरे देखे या मैकडोनल्ड में आके रन कर रहे हैं? आपने कभी उनके कोई ऑडिट वाले कोई लोग आते देखे? सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं गया हूँ मैकडोनल्ड के कई ब्रांचेस पे, मैंने जाके बंदे को कहा, यार गल सुन, ये मेरे से 1000 रुपए ले ले, तू मुझे ये सस्ती चीज दे दे, ठीक है, और ये काउंटर पे ना डाल। वो बंदा कहता सवाल ही नहीं पड़ता, मैं ये कर ही नहीं सकता। और सर ठीक एचआर है, पाकिस्तानी है, हम वैसे कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं है। इट मीन्स कि अगर सिस्टम में काम करें तो अच्छा काम करता है। पर सिस्टम गोरे ने बनाया हुआ है ना, सिस्टम हमने नहीं बनाया हुआ। काउंटेबल गोरे है के सर। हाँ, गोरे का सिस्टम जो है वो सिस्टम पे जोर देता है। ही रन्स सिस्टम वेरी वेल, और उसके अंदर उसको जरूरत नहीं होती कि वो आके चेक करे। अब सिटी बैंक यहाँ बड़ा अच्छा चलता था। अब सिटी बैंक के कितनी सिटी बैंक का जो साले अब हुकूमत में भी आ गए, शौकत तरीन वगैरह सब कुछ। अब देखिए, सिटी बैंक का जो लोकल हेड था, सब कुछ खुद रन करते थे। शौकत अजीज हुआ, शौकत तरीन हुआ वगैरह सब। एंड सिटी बैंक वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑपरेशन इन सिटी बैंक। तो अगर हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, वी कैन मेक अ सिस्टम एंड वी कैन मेक इट रन। बट ये जो चुतराहट है, दैट हैज टू गो। सर जहाँ पे एक सेंट्रलाइजेशन का इशू है सर, दूसरा हमारी गवर्नेंस में है, उसमें हम सिविल सर्विसेज को भी लें सर, जुडिशरी को भी लें। अब सर जितने भी हमारे इदारे हैं वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। उनको इम्प्यूनिटी चाहिए और इम्यूनिटी चाहिए। वो फिर एक्ट्स डिफरेंट आते हैं, उसमें वो क्लासेस आ जाती हैं कि ये क्योंकि गुड फेथ में सारे काम किए गए हैं,
इसलिए इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। और ये बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव है कि अगर आप स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है सरकार को, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो सर, ये अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विसेज को लेके, एक तो आप कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा, फिर दूसरा जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन है उसकी नैब के जरिए, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स के जरिए, ये कैसे गवर्नेंस को खराब करिए और इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए। देखिए जी, ये जो पकड़ तकड़ का निजाम है, ये बड़ा स्टूपिड निजाम है। और ये जुडिशरी वाला निजाम, मैं आपको पकड़ूंगा कि आप कोर्ट चल जाएंगे, फिर आप वहां से स्टे लेंगे, फिर आप तरीके डालेंगे, फिर मैं तरीके डालूंगा, मैं इसमें भुगत चुका हूँ। ठीक है। मैंने एक दो बंदों को कोशिश की थी डिसिप्लिन करने की, 5 साल केस चलता रहा। वो आज तक बैठे हुए। ठीक है। बदमाशी करके आज तक बैठे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चों वाली बात है। जो सिस्टम बना हुआ है दुनिया में बड़ा सिंपल है। मैगी थैचर ने अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया, न्यूयॉर्क में हर जगह अकाउंटेबिलिटी से बड़े सिंपल है, बड़े सिस्टम सिंपल है। कोई मुश्किल बात है इनसे। आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं, आपने करनी कोई चीज, उसका आप मेजर करें आउटकम। आउटकम के साथ चले, छोड़े बंदों को तंग करना। अगर लाहौर में फॉर एग्जांपल लेट्स पुट इट दैट वे, आप वेस्ट मैनेजमेंट है, आप आउटकम बनाएंगे वेस्ट का। न्यूयॉर्क ने एक सिंपल सा चीज बनाई हुई है, देव गॉट अ मैप। ठीक है। उस मैप में रेड ग्रीन येलो कलर्स है। वो हर वक्त हर वक्त लोग जाके सुबह लगा देते हैं वहां। पता चल जाता है कि रेड कलर है, वहां गड़बड़ है। एकदम पता चल जाता है उनको गड़बड़ है। कई जगह मैगी थैचर ने, कई दफा ट्रेन के टाइमिंग लगाए हुए हैं कि ट्रेन टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही तो पता चल गया वही, और फौरन आपको मैसेज चला गया कि ट्रेन गलत आ रही है। सो जरूरी नहीं कि हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी, हमें हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी। जजेस है फर्क, मुझे बताएं, जजों की अकाउंटेबिलिटी तो हमारे सामने है। कितनी तरीकें लगती हैं, क्या करते हैं, तारीख क्यों पड़ती है? क्यों नहीं जनाब वो केस खत्म करते? केसेस क्यों लटकते रहते 10 15 20 साल 40 साल? तो जजों की अकाउंटेबिलिटी तो सामने। जज तो बिल्कुल ही अनअकाउंटेबल है, उनका तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। वो तारीख डाल दो, बस खत्म हुई बात, फिर तारीख डाल दो, खत्म होगी बात। कितनी जजमेंट्स ठीक आती हैं, बड़ी आसान काम है। अगर सर आपकी अपील, पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियन जो है ना, फॉर सर्टेन रीजंस वो अकाउंटेबल है, वो अवाम को भी कोई भी नहीं अकाउंटेबल अकाउंटेबल, कहाँ से अकाउंटेबल है? है। चाचे का पुत्र कंपैरेटिवली, ना जी ना। कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं। वडेरे का बेटा आ जाता है, चाहे वडेरे ने कुछ भी किया हो, कैसे अकाउंटेबल है यार? छोड़े। इस मुल्क में चले मुझे बता दे, अकाउंटेबिलिटी का उर्दू में लफ्ज कोई है? जी, वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं सर एहतसाब सर, है। एहतसाब सर। एहतसाब एहतसाब ये तो सर अकाउंटेबिलिटी वो तो मैंने नैब से निकाला ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो वो हाँ। कौमी एहतसाब हाँ, ब्यूरो, तो मैंने उधर से कहा है कि एहतसाब वो हिसाब एहतसाब 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 is an assessment or an audit, हाँ, not हिसाब करना। accountability. I think we have to have accountability, but I think more importantly what we need is clear change of incentives. मैं जब प्लानिंग कमीशन में था, मैंने बड़ी कोशिश की थी। मैंने कहा था जी कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट पहले बनाए। लेट्स फॉरगेट दिस गवर्नमेंट। अभी तो क्या होता है, आप सिर्फ लोगों कहते हैं पैसे दे दो तुझे, कि जी हमने एजुकेशन के लिए 4% दे दिया, फलाने के लिए 2% दिया, 3%। और भाई एजुकेशन पूछो तो सही, की क्या है, किया क्या है? तो मैंने लिखा था, मैंने कहा था जी हर एजेंसी जो है, कोई भी एजेंसी हो, वो प्लानिंग कमीशन को अपना एक बिजनेस प्लान दे और बताए कि तुम्हारे 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 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी बताया कि मैंने इतने बच्चे पढ़ाने हैं, इनको इतनी नौकरियां मिली हैं। और फिर 3 साल के बाद बताया कौन से ग्रेजुएट्स को कितनी नौकरी मिली है, और किधर वो फॉरेन गए बाहर, ये वो जरा वी कैन मेक अ सिस्टम। ठीक है। जैसे अगर मेट्रो बस है तो टाइमिंग पे कितनी हो रही है, जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लानिंग कमीशन का भी है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, टाइम पे खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ, कितने पैसे में खत्म हुआ है, अगर कॉस्ट ओवर रन है तो उसको पकड़े। ये हम निजाम बना सकते हैं, और बना लें अगर, तो फिर आप हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी करेंगे, फिर इदारा नीचे अकाउंटेबिलिटी करेगा। मिनिस्टर साहब जवाब दें ना कि भाई आपने इतने पैसे लिए थे, कहाँ गए, क्यों आपका काम नहीं ठीक हुआ, क्यों नहीं भाषा डैम बन रहा है इतने साल हो गए। ठीक है। क्यों वो क्या कहते हैं दासू डैम रुका हुआ है अभी, क्यों सड़कें जो सी हैं जो बनी है क्यों टाइम पे नहीं बनी, वगैरह वगैरह। सो वी कैन डू दिस टन्स ऑफ थिंग। जैसे लाहौर का है, लाहौर को पूछे, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन अगर है लोकल गवर्नमेंट को, तो आप पूछे भाई क्या वजह है कि लाहौर में अभी तक क्यों ट्रैफिक ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा, क्यों, क्यों आपका साइकिलों के लिए जगह क्यों नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं क्यों बिल्ड कर सके क्यों सर। नहीं जगह सर जी। ये हम रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करते हम्म, रहेंगे, एक एरिया की रिफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि आज हम सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर आते हैं, वापस आते हैं सर। बताइए। आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी बहुत लिखा है, क्योंकि जब आप पाइड में थे, पाइड एक फंक्शनल इदारा था उस वक्त,
जैसे यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए। वो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च सपोर्ट इदारों को आ रही थी, वो पॉलिसी सपोर्ट आ रही थी सर। फिर आपने स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया हुआ था एक ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से भी। बहुत से स्टूडेंट्स हमें भी कहते थे कि सर से बात करें, हमने उधर एडमिशन लेना है, इकॉनमी पढ़नी है हमने। वो एक इंटरेस्ट था, वो यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो डिसेमिनेट हो रहे थे। सर हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी, फिर आपने जो सिविल सर्विसेज है इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सर पेपर आया था पाइट का सर, जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी सर। जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आप इसको क्या समझते हैं कि ये सिविल सर्विसेज में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इनको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है, मोनेटाइज किया जा सकता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, एक्यूमुलेटिव फाइनेंशियल बेनिफिट, वो मार्केट के मुताबिक? देखिए जी, लेट मी गो बैक लिटिल। जेंसन मैकलिंग दो बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1970 में पेपर लिखा था शायद, कि उसके ऊपर सारी कॉपरेशन का सिस्टम चेंज हो गया। उन्होंने कहा जी, और उसके बाद स्टिग्लिट्स वगैरह बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, कि जो कॉम्पनसेशन सिस्टम है, इट मस्ट बी अलाइंड विद योर वर्क इंसेंटिव। मैं तो कहता हूँ जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हमें चाहिए इस वक्त, वो कॉम्पनसेशन रिफॉर्म है। हमने कॉम्पनसेशन रिफॉर्म को जो होल्ड रखा हुआ है, उसने सारी सिविल सर्विस के इंसेंटिव बर्बाद किया हुआ है। जो जेंसन एंड मैकलिन और स्टिग्लिट्स वाला सारा काम था, उन्होंने ये कहा था कि आपको हम दें, जो भी बंदा है, लेट्स से मेरा खनसाम है, उसको मैं तनख्वाह दूं, क्या कहते हैं, जो भी एक्स तनख्वाह दूं, उसके बाद अगर वो बहुत अच्छा खाना बनाएगा, बहुत अच्छा काम करूँ, उसको बोनस दूं। और वो मैं बोनस जो खाने हैं उसके मैं खानों की क्वालिटी की मेजरमेंट्स को लगाऊं, उसको बताऊं कि ये है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, कोई कोई वीवर है, वीवर ने अगर कपड़े बनाने हैं, या दर्जी है फॉर एग्जाम्पल, दर्जी को कहूँगा यार तुझे मैं 10 क्या कहते हैं, तेरे खाने पीने के लिए तुझे मैं 10,000 तनख्वाह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तू हर सूट जो बनाएगा या हर कमीज बनाएगा, उसके ऊपर तुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और अगर तेरी कमीजों की क्वालिटी इस किस्म की होगी तो ये 15 और मिलेंगे, ठीक है। ये सिस्टम का मेथड है जो कि अब आप देखें हर कॉर्पोरेशन में है, कि दे पे यू अ वेरी स्मॉल सैलरी बट दे गिव यू अ वेरी बिग बोनस, और बोनस इज बेस्ड ऑन व्हाट यू परफॉर्म। अच्छा, ये मैगी थैचर ने सिविल सर्विस में भी कर दिया था। ये हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, सिंगापुर में भी है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज टेल दीज गाइस कि जी हाँ आपको ये मिलेगी तनख्वाह, ठीक। बट आपकी एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे भी है, कि जी आपने ये चीजें प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जांपल लाहौर में आपने बड़ी अच्छी सैनिटेशन प्रोवाइड करनी है, बड़ी अच्छी ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, बड़ी अच्छी पार्किंग की रेजिम होनी चाहिए, ये चीजें आपने करनी है। अगर आप ये कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, तो हम आपको ये बोनस देंगे। जजों का फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज, अगर मैं जजों को ये कहूँ कि जी आपके लिए 10 करोड़ रुपया पड़ा है, ठीक है, आपने जितनी एक साल में कैलेंडर में आपने कुछ केस खोले, छोड़ दिए, तो आपका बोनस इतना कम हो जाए, ठीक है। अगर आपने सारे केस कर दिए, तो आपका बोनस, आपको करोड़ रुपया मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सो वी कैन डू दिस इन एवरी एरिया, ठीक है। उसके साथ एक और भी चीज हो सकती है, अब क्लॉबैक भी आ गया, सो देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स बाय व्हिच वी कैन डू दिस। अब जो इसमें जो क्लैरिटी है ना, जो इससे अमेरिकन कॉर्पोरेशन बड़ी तकड़ी होगी, कि आपको इंसेंटिव होता है कि काम अपने अच्छे से अच्छा करके दिखाएं, ठीक है। हाँ, उसमें गड़बड़ भी हो जाती है, वो मैं उस पर नहीं जाता, 2008 में क्राइसिस में भी कुछ इसमें डेवलपमेंट्स हुई थी, पर उसमें चेंजेस आए, क्लॉबैक्स वगैरह है, बट वो बात की बात है। अब मसला ये है कि आपने जो यहाँ बनाया हुआ है, आपने कहा है जी कि आपको मैं तनख्वाह दूंगा ग्रेड 19 या 20 वट एवर उसकी, लेट्स से ग्रेड 19 इज 4-5 लाख रुपीज नाउ, ठीक है। आपको पता है 4-5 लाख में आपको गुजारा नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट कहती है अच्छा यार 4-5 में, तो फिर आप सिविल सर्विस ने खुद बनाया हुआ तमाशा कि जी अच्छा जी वो घर रह गए थे सरकारी, हमने सरकारी घर ले लेते हैं। घर का कहते हैं जी 40% पे घर मिल जाएगा, यार 40% पे घर नहीं मिलता, दिमाग खराब है, ठीक है। अच्छा, उसका किराया होता है घर का 5-10 लाख, घर सिविल सर्विस ना। अब वो उसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस, ना वो हुकूमत को मिलता है ना सिविल सर्वेंट को मिलता है, वो लॉस हो गया, सोसाइटी को लॉस हो गया। कि घर का किराया 5 लाख था, गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जो उसको लाख रुपए वैल्यू करता है, तो 4 लाख सोसाइटी को लॉस हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज है। एग्जैक्टली। दूसरी ये चीज है कि इसके अंदर फिर आप और भी कहते हैं, फिर आप कहते हैं यार मैं गरीब हूँ, मुझे एक फॉरेन पोस्ट भी दे दो। अब जो सिविल सर्विस का करियर है, जो अच्छा क्लेवर सिविल सर्वेंट है, वो पहले आके स्कॉलरशिप लेता है, फिर वो आके यहाँ थोड़ी देर काम करता है, फिर वो फॉरेन पोस्टिंग ढूंढता है, वो WTO वर्ल्ड बैंक ये वो 3-4 साल फॉरेन पोस्टिंग में लगा के आता है। फिर वो कहता है यार यहाँ डिफेंस का प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट में घुस जाऊँ। या फिर वो लोन साइन करता है प्रोजेक्ट लेने के लिए, वो लोन खुद साइन कर देता है और कहता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुझे लगा दो, ठीक है। वहां से पैसे बनाता है। फिर वो करता है अच्छा जी मुझे 10 बोर्ड्स पे भी लगा दो, 10 बोर्ड पे लग जाता है, वहां से पैसे लेता है, ठीक है। फिर वो ये स्पोर्ट्स बोर्ड्स पे भी आ जाता है, वहां से भी पैसे लेता है।
तो आपने बिकॉज ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर हर चीज का बेड़ा गर्क किया। वो जाके एसओई के बोर्ड पे बेड़ा गर्क करता है, स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी बेड़ा गर्क करता है, वो रेलवे का भी बेड़ा गर्क करता है, कॉन्फ्लिक्ट वो ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नहीं, हर इंटरेस्ट। जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और कंसेशन देखिए, उसको मिल नहीं रही होती, वो फिर अपने इंटरेस्ट के बिल्कुल। मुताबिक पूरी हाँ, गवर्नेंस को लेके आता तो है। मेरा कहने का ये मतलब है, आप बेहतर ये है, आप इनसे ये सब कुछ ले लें और कहें यार तुझे हम तनख्वाह देते हैं 10, सेक्रेटरी को 10 लाख देते हैं, ठीक है, और बाकी नीचे लेते हैं जो भी होते हैं, ठीक है, और उसको कहेंगे ये तू काम करके दिखा, तुझे 10 लाख बोनस भी मिलेगा, ताकि वो हर साल बोनस भी ले। मैं कहता हूँ एक सेक्रेटरी को 20 लाख तनख्वाह। अब फॉर एग्जाम्पल एक और भी चीज, एक और भी तमाशा है, आपने इतनी सैलरी स्ट्रक्चर बेड़ा कर किया, आपको पता ही नहीं। आपको पता है कितने लोग इस वक्त 22 लाख तनख्वाह ले रहे हैं हुकूमत में? सारे मेंबर प्लानिंग कमीशन 22 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, 22-25 लाख तनख्वाह। सारे जो इन एजेंसीज में है, ये जो रेगुलेटरी एजेंसी, 25-30 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, फिर मतलब वो घर भी लेना है, फिर गाड़ी भी लेना है, फिर हैं, वगैरह वगैरह कुछ चीज, जगहों पे हैं, ठीक है। और MP1 ग्रेड्स भी इन्होंने रखे नहीं, हुए हैं। एमपी वन तो पीछे रह गया, अब एसपी 1 आ गया। जी सर। एसपी एक और ग्रेड है, ठीक है, जो जी। 22-25 लाख तक जाता है। तो आपने सारे सिस्टम तोड़े हुए हैं, सारे सिस्टम तोड़े हुए हैं, बनाने की शौक नहीं है। और ये सब चीज चल रही है बिकॉज दिस हाउसेज एंड कार्स वगैरह। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोग सिर्फ कार घर नहीं ले रहे, यूनिवर्सिटी भी वही तमाशा कर रही है, रेगुलेटरी एजेंसी वही तमाशा कर रही है, जुडिशरी हर वही कोई कर यही रही है, तमाशा कर रहा है। वो तो एक फिर मॉडल के तौर पे लिया जा रहा है। सबका जो नुकसान हो रहा है, सरकार का जो नुकसान हो रहा है, और जो टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है, वो तो किसी इवज में नहीं को गिन ही नहीं सकता। मैंने कोशिश की थी जब मैं प्लानिंग कमीशन का था, मैं था, हफीज शेख नसरुल साहब ने बड़ी कोशिश की, यार हमें बता दो गाड़ियां कितनी है, कोई नहीं बताता था। हमें बता दो घर कितने हैं, कोई नहीं बताता था, ठीक है। तो ये एक इस बिकम अ नेशनल सीक्रेट के घर और गाड़ी कितनी है। आप मुझे बताइए, ये जो घर गाड़ी वाला चक्कर है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाहौर में नहीं, आपकी हर शहर में एक जीवार है, क्यों आ हर रहा है? शहर में। आप मियाँ सरगोदा वाली चले ले जाएं ले, सर, लुधियाना ले ले, जो भी, दिल्ली हर चले शहर जाएं। में एक जीवार है। और हर जीवार अब शहर के अंदर आया हुआ है। जब जीवार, मैं लाहौर में, मैं जीवार में रहता था सारी जिंदगी, मैं जब जीवार में रहता था, लाहौर के बाहर था जीवार, अब जीवार लाहौर के अंदर है। अब तो इसी सर जो तरह लाहौर का जियो आ रहा है सर, वो DHA में चला गया है। DHA में बड़े अच्छे घर बन रहे हैं, क्योंकि DHA की लाइफ जो है वो अब जो GR1 की लाइफ है शायद उससे बेहतर है। सर हम नहीं, पाकिस्तान पर आई एम सॉरी, अभी भी GOR1 भाग रोड पे है, उसकी जो कीमत है पर कनाल डीएचए से मेरे ख्याल 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना, नहीं नहीं सर, वही तो अभी आप कह रहे थे कि अगर एक सेक्रेटरी की 10 लाख सैलरी हो, 10 लाख बोनस हो, और उसके बाद GR1 का मकान ना हो, और वो मकान अगर गवर्नमेंट रेंट आउट भी कर दे, तो उसको जाहिर है 15-20 लाख उधर से मिल जाएंगे, तो वो 15-20 लाख तो बचत हो सकती है ना एक मकान में। एक बिल्कुल सेक्रेटरी सही। को सैलरी दी जा वेल सकती है, सेड, कर सकता है। वेल सेड। सर इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं सर। अब सिविल सर्विसेज में ना सर, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे 10-15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, आपने जाना है, एक दो साइन करना है तो उठ के आ जाना है। और सर कुछ पोस्ट ऐसे हैं क्योंकि कंपटीशन भी है, आप जैसे डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट देख लें, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट देख लें, सेक्रेटरीज की पोस्ट देख लें, या कुछ ऐसी पोस्ट हैं सर वो 24 घंटे काम करते हैं, और फिर वो छुट्टी भी नहीं करते। तो अब एक लिहाज से वो ये भी कहते हैं, क्योंकि हमें तो बोनस मिलना चाहिए। अगर आप लेबर लॉस भी देखें तो उसमें भी बोनस आ जाता है कि एक सर्टेन टाइम से ज्यादा ज़ाहिर है लेबर नहीं की जा सकती। तो सर ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है कि एक आपकी सैलरी हो, और फिर अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो फिर आपको बोनस मिले जो अच्छे तरीके से नहीं जी, वैलिड। एक्स्ट्रा काम पे नहीं मिले, एक्स्ट्रा काम पे नहीं मिले, जी। रिजल्ट्स पे मिले। देखें, काम करने तो ये जो है ना, ये जो है ना, देखें, एक सेकंड, ये गलत बात है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। बड़े बड़े लोग हैं जो फाइल होल्ड करके ना, और तंग करके एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो बंदे नहीं चाहिए हमें। फाइल होल्ड करने वाले को तो सर पीनलाइज करना चाहिए, मैं ठीक है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इंतहाई चेंज है, क्योंकि इधर तो आप बैठे रहेंगे सुबह से रात तक, फाइल नहीं निकालेंगे। हाँ, फाइलें निकालते हैं। और फिर एक और भी चीज है, सॉरी, एक और भी चीज है, बहुत लोग, जब आपने 5 डे वीक की ना, तो मुझे याद है, समय पाकिस्तान में ही था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा 5 डे वीक नहीं करनी, 6 डे वीक करनी है। हमने कहा क्यों? उनके यार घर में कुछ करने कोई नहीं, मैं दफ्तर आता हूँ, कम से कम एयर कंडीशन कमरा होता है, और वो हाँ, वगैरह 5 बंदे। वगैरह। तो सर ये मैंने भी एक है। एक दफा वैसे ही पॉडकास्ट में बात की थी, वैसे ही मैंने तो तंज किया था अपने लिहाज से, लेकिन वो फिर इट वाज वेल रिसीव्ड सर के। अब सेक्रेटरी सर पाकिस्तान में कैसे काम करता है? अब सेक्रेटरी साहब सुबह सुबह उठेंगे, बड़ी हिम्मत है, वो उठ जाते हैं सर। फिर उनके घर में 2-3 बंदे उसी डिपार्टमेंट के होंगे जो उनका सारा कंपनसेट करेंगे, वो नहाएंगे सर, फिर एक बंदा सरकार का ही होगा जो उनको खाना बना के देगा, वो नाश्ता करेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर एक ड्राइवर उनकी खिदमत में होगा, ड्राइवर उनके साथ होगा, एक एक गनमैन होगा। फिर वो सर ट्रैवल करते हुए
डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, फिर एक बंदा उनका मेन गेट खोलेगा, फिर सर एक दूसरा दरवाजा खोलेगा सर, फिर वो सीट के ऊपर आ जाएंगे, फिर वो अपने टेबल पे एक बेल बजाएंगे, फिर दो तीन बंदे दौड़ते आएंगे, जैसे वो चिराग नहीं था सर, वो जिन वाला चिराग, वो एक चिराग को दबाते हैं, फिर उन्होंने की बात करनी है, फिर वो साथ फोन पे करेंगे, वो फिर दो तीन ऑपरेटर्स बैठे होंगे। सर 20-25 बंदे चाहिए सेक्रेटरी साहब को स्टार्ट होने के लिए। और मजे की बात है सर, सेक्टर साहब बाद में फिर भी स्टार्ट नहीं होते। अब आप इसको अगर कंपेयर करें किसी मल्टीनेशनल के या किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से, सर वो सुबह खुद उठेगा, खुद तैयार होगा, खुद गाड़ी चलाएगा, खुद आके पार्क करेगा, खुद आके अपना दफ्तर खोलेगा, खुद आके थोड़ा सा उसको कर देगा, और उसका कोई गेस्ट आएगा सर उसको चाय भी पिला देगा, खुद करेगा, उसको दूसरा बंदा नहीं चाहिए। और उस पूरे पूरे रूम में एक ही बंदा ऑफिस बॉय होता है जो सबकी सर खिदमत कर रहा होता है। तो सर ये कल्चर का जमीन आसमान का फर्क है सर। देखिए जी, बिल्कुल है, बट आप छोटी सी बात सुनिए कि आपने भी देखा होगा, मैंने कई दफा टीवी पे देखा है कि जब कोई क्राइसिस होता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस को लोग, प्रेस वाले खड़े होते हैं इंटरव्यू करने के लिए, और प्रेसिडेंट अपने उसका जो फ्लैट है ऊपर व्हाइट हाउस के वहां जा रहा होता है। प्रेसिडेंट के नीचे दफ्तर होते हैं, ऊपर फ्लैट होता है। तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो सीढ़ी पर उसको कई दफा इंटरव्यू करते हैं। और आप अगर देखें तो प्रेसिडेंट अपना ब्रीफ केस खुद कैरी कर रहा है, खुद पीछे ब्रीफ केस नहीं कैरी कैरी कर रहा था, उसके साथ बंदे कोई नहीं होते। तो आई थिंक वी रियली हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। जैसे आपने देखा होगा कई दफा आता है प्रेसिडेंट यूएस को हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसके साथ 10 बंदे नहीं होते, वो अकेला जा रहा होता है। ठीक है, वो आप ट्रंप का भी देखें तो वो अकेला हेलीकॉप्टर पे जा रहा था, 10 बंदे नहीं होते। यहाँ तो आप देखें कि जितना इंपॉर्टेंट बंदा होता है उसके साथ जितने चमचे हों, उतना अच्छा होता है। बल्कि चमचों के बगैर अगर आप आए तो आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। ठीक है, मुझे पता है, मैं जब डिप्टी चीफ प्लानिंग का पूछता, मुझे कई दफा लोग कहते कल्ला आ गया, कितने तेरे चमचे, मैं कि यार मैं नहीं ये बिलीव करता। ठीक है, तो मैं तो बल्कि कहूँ थे मेरे साथ कोई ना चले, खुदा के वास्ते, मैं एम्बैरस जब मेरे साथ हो जाता है। यहाँ मैंने देखा है ग्रेड 20 के अफसर जब आते हैं कहीं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पे तकरीर करने लगता है, तो एक बंदा साथ आता है फाइल लेके, और फाइल सामने खोल के रखता है रोस्टम पे, और फिर वो तकरीर करते हैं। तो हमारी जो लाड और यशी और लाड साहब के चक्कर है, दे आर ऑल कल्चरल वेरी स्टूपिड। बट आई थिंक फर्स्ट थिंग, लेट्स गेट रिड ऑफ द सिविल सर्विस, द बरतानवी सिविल सर्विस सिस्टम। पहले डिप्टी कमिश्नर वगैरह खत्म हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, सेक्शन ऑफिसर ऑब्सोलीट हो गया। ये डिप्टी, ये जो सारा हमें स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। सेक्रेटरी को बेशक सीईओ ऑफ अ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, उसके नीचे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उसके नीचे एचआर वाला बंदा हो, कोई हमें ऐसी चीज बनानी है। प्लस उसके नीचे जो सेक्शन हो, 3-4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 10 सेक्शन, उसके अपने अपने सेक्शन चीफ्स हों, और अपने अपने वो उसके नीचे ये बड़ा स्पेशलिस्ट हों। अच्छा मॉडल ठीक सर है, काम करेगा, स्पेशलाइज्ड भी होगा, स्किलफुल भी होगा, एक्सपर्ट भी ये होगा। हमें पुराना नोमेनक्लेचर ही खत्म करना, पुराना नोमेनक्लेचर खत्म करना है, नया नोमेनक्लेचर लाना है। एंड एवरी डिपार्टमेंट मस्ट एवरी ईयर प्रेजेंट अ परफॉर्मेंस प्लान टू द कैबिनेट। मैं अगर एनर्जी का हूं तो मुझे परफॉर्मेंस प्लान देना है कि मैं क्या 5 साल का दें, 1 साल का दें, 3 साल का, वो बनाए स्ट्रक्चर। और वो परफॉर्मेंस प्लान पब्लिश होने चाहिए, मीडिया को मिले, हम सबको मिले। और वो परफॉर्मेंस प्लान हर साल इवेल्युएट होने चाहिए बाय, जैसे पीआईडी है ऐसे थिंक टैंक्स इवेल्युएट करें, थिंक टैंक या यूनिवर्सिटी इवेल्युएट करें, और वो और सर इवेल्युएशन के ऊपर उनको बोनसेस मिले। हाँ, ये जो सेंट्रलाइज्ड या जनरलाइज्ड केटर्स हैं, इनको हम ऑर्गेनाइजेशन को दें, और ऑर्गेनाइजेशन की हद तक उसको नहीं, सर फिर एक autonomy। और चीज है ना, एक और चीज है सर, देखें तारिक साहब, सिस्टम बनाना होता है ना तो यू हैव टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि कुबार से चेक्स एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनवाएं उनसे, ठीक है, ये परफॉर्मेंस है। यूनिवर्सिटी को कहें ऑडिट करें, यूनिवर्सिटी को काम मिले, वो कहें वो आके ऑडिट करें कि भाई ये क्या है, या थिंक टैंक्स वगैरह ये चीजें ऑडिट करें कि जी अच्छा। इवन जुडिशरी के लिए दे शुड बी जुडिशियल लॉ, लम्स का जो लॉ डिपार्टमेंट है, ये जो भी लॉ डिपार्टमेंट, उनको कहें जुडिशरी को ऑडिट करें, बताएं कि जजमेंट्स कैसी थी, उनमें क्या जजमेंटल खामी, क्या स्टैंडर्ड्स क्या अच्छी। हैं जी। अगर हम ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाए, ठीक है, तो हमें पता चल सकता है, और एक दूसरे का डर होगा, एक दूसरे की इज्जत भी होगी। ये नहीं कि अभी जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग सबको नहीं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को भी पता होना चाहिए कि उसकी भी कोई इवेल्युएशन कर रहा है, वो अकेला नहीं है। और ये कहना कि ऑडिट डिपार्टमेंट इवेल्युएट करेगा, मैं तो ऑडिट डिपार्टमेंट देख चुका हूँ। ऑडिट डिपार्टमेंट जैसा फजूल डिपार्टमेंट कोई नहीं, वो आते थे, पता है किस लिए आते थे, कि जी हमें पर डीएम मिलेगा, डिपार्टमेंट में आने के लिए पर डीएम मिलता था। फिर उसके साथ वो आके हमें कहते हैं 2 गाड़ियां दो, मेरे पास अफसर आए, इनको गाड़ियां दो। मैंने कहा गाड़ियां क्यों देनी है भाई, वो ये ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा देंगे। मैंने कहा यार तो ब्लैकमेल है, नहीं इनको गाड़ियां भी देनी है। अच्छा, फिर इनको जनाब इनके लिए सुजान से खाने भी आएंगे, पता नहीं क्यों।
पॉयल कॉन्टिनेंटल से खाने आएंगे। तो आपको यार पता है ये सर, ऑडिट का सिस्टम तो नहीं होता। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, आपको पता है कि सरकार के सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में सबसे अच्छा खाना किसको को मिलता है, ये कौन खाता है? ऑडिटर होगा। ऑडिटर्स खाते हैं सर। तो फिर और तो ये तो बड़े, खत्म कर ये ब्राइब है यार, ये रिश्वत है। सर वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन है सर, वो खुद कभी खाना नहीं खाते, वो हमेशा इन्वेस्टर्स से खाना खाते हैं। लेकिन ऑडिटर्स वाहिद एक ग्रुप है जिसको सरकारी मुलाजमीन भी बड़ी खुशी से खुद खाना खिलाते हैं सर। तो ये खत्म होना चाहिए ना, ये पुराना निजाम है यार। दिस इज व्हाट रिफॉर्म इज। रिफॉर्म इज नॉट सॉर्ट ऑफ पेपरिंग ओवर द ओल्ड निजाम। वी नीड टू गेट। अच्छा, दूसरी मुझे एक और बात पता है, मैं एक और आपसे बात पूछता हूँ। अभी तक ऑडिटर जनरल या अकाउंटेंट जनरल है, अभी तक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम तो गवर्नमेंट में आई नहीं। ये किस बात की बात है? इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? मुझे बताएं, इनसे ये पूछें कि मैं पहली अकाउंटेबिलिटी बताऊं, एक साल में भाई डबल एंट्री लेके आओ। ठीक है, जैसे कि एफबीआर है, एफबीआर को मैं कहूँ यार एक साल में बताओ तुम सैलरी फंड का क्या कर रहे हो, तुम साले बताओ ये तुम्हारे फाइलिंग का सिस्टम जो है, मैंने अकाउंट अभी अपनी टैक्स फाइल करना है, मैं एक बेवकूफ अकाउंटेंट को बड़े अच्छे पैसे को दूंगा, मतलब 15 20 40 हजार रुपया दूंगा अकाउंट करने के लिए, क्योंकि मुझे करना नहीं आ रहा। ऑल दो मेरा इतना सिंपल है यार, एक तनख्वाह है, कुछ भी नहीं है, उसमें से मैंने देनी है चीजें। यार मुझे क्यों इतनी तकलीफ में डालते हो आप? यू नो, तो क्वाइट फ्रैंकली सिंप्लीफिकेशन की इतने एडवांटेजेस हैं। Education बहुत। आराम से परफॉर्मेंस गोल्स बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। सर आखिरी आखिरी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी आप चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है उसके लिए हमें कल्चर भी हमें कल्चर भी डेवलप करना होगा सर। आखिरी क्वेश्चन सर, सर जो पाकिस्तान की टैलेंटेड यूथ है, क्योंकि आप यूथ के साथ रहे हैं सर, स्किलफुल यूथ है, शुड दे ज्वाइन सिविल सर्विसेज इन पाकिस्तान? और अगर वो नहीं करना चाहते तो उनके लिए देखिए, दो ही अपॉर्चुनिटीज चीजें क्या हैं। है? मैंने तो एक टी शर्ट छपाई थी, पाकिस्तान उसके ऊपर लिखा हुआ था नो कंट्री फॉर यंग पीपल। या तो यहां से मुल्क से भाग जाए, भाग नहीं सकते तो सिविल सर्विस ज्वाइन कर, वेरी कम ऑनेस्ट। अज कम सारी जिंदगी अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, लोगों को बुली करेंगे, नौकर चपासी मिलेंगे, सब कुछ। और आपको क्या चाहिए? सर अगर सिविल सर्विसेज में आएंगे तो ज़ाहिर है, आप अगर टेक्निकल सिविल सर्विसेज भी इसमें ले आए तो 10,000 जो हमारा स्टूडेंट है वो खपेगा। अब स्टूडेंट मार्केट में सर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ को फिर हम कैसे सर उनको रोजगार दिलवाएं सर, जॉब्स की सूरत में? नहीं, वो तो हमने दिलवाना नहीं, वो हमारा हमारा वो हम करना भी नहीं चाहते, वो आपका हमारा नेशनल गोल थोड़ी है वो। हमने उनको बीआईएसपी में रखना है। कुछ लोग सिविल सर्विस में आ जाएंगे, बाकी बीआईएसपी में डालेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी में चल जाएंगे। जो मैं आपको बताता हूँ, जो सिविल सर्विस में आ सकेगा बेहतरीन, सबसे अच्छा सिविल सर्विस में चला जाएगा। जो बच जाएगा वो कोई और खप जाएगा, कहीं ना कहीं रेगुलेटरी एजेंसी या इधर उधर या डोनर के पास खप जाएगा। जो वहां से नहीं बच जाएगा वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। जो थर्ड रेट बंदे होते हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो वहां नहीं खपते फिर वो बीआईएसपी में चले जाते हैं या छोटे सेठों पे नौकर लग जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है। वी डोंट वांट द इकोनॉमी टू ग्रो। आपकी सिविल सर्विस इकोनॉमी को ग्रो नहीं करना चाहते आपके पॉलिटिशियन इकोनॉमी, बिकॉज ग्रोथ मीन्स वी विल अपसेट द एप्पल कार्ट। वी हैव टू मेक अ चेंज इन द वे वी लिव एंड वर्क इफ यू वांट टू ग्रो। ये सर माओ जेडुंग का फेमस प्रिंसिपल है, यू कांट ग्रो द वे वी आर राइट। सर तो इस पाकिस्तान में, सिस्टम में तो यही निकलेगा। जी सर, दिस दिस इज द लास्ट सर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, कि पाकिस्तान में जॉब ऑब्सेशन सर, अब रोजगार से मुराद जॉब तो नहीं है ना, रोजगार से मुराद तो दुकान बनाना भी है, फर्म बनाना भी है, कंपनी बनाना भी है, बिजनेस करने भी हैं, हर तरह की सर स्किल्स का काम करना है। तो सर ये कल्चर क्यों नहीं हम दे सके अपने बच्चों को कि आपने जॉब के अलावा भी आपका रोजगार आ सकता है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं सर? हमारी अच्छा, यूनिवर्सिटीज क्यों कैसे? नाकाम हो रही है सर? आप कह रहे हैं कि बिजनेस अपनी चलाए? श्योर, खेती बाड़ी करें, देखो, इफ दे आर फार्मर्स तो वो खेती बाड़ी मेरी कर बात सकते मेरी हैं, बात सुनिए, खेती बाड़ी सबसे अच्छी होती है जब आप सिविल सर्विस में हो। आधी सिविल सर्विस खेती बाड़ी के लिए सिविल सर्विस में है। मैं आपको हाँ। गिना दूं कितने आपके सिविल सर्विस खेती बाड़ी करते हैं साथ साथ। ठीक है। और वो सिविल सर्विस में मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि खेती बड़ी बेहतर होगी, मुझे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ मिल जाएगा अगर मैं सिविल सर्विस में हूँ। तो सिविल सर्विस और खेती बाड़ी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। नंबर दो, खुदा के वास्ते बताइए, एक बिजनेस आप शुरू करेंगे तो सिविल सर्विस आपको इतना तंग करेगी, इतना तंग करेगी, आप बिजनेस तो कर ही सकते। फॉर एग्जाम्पल, खोखे लगाए सिविल सर्विस मारती है, दुकान शुरू करें सिविल सर्विस मारती है। तो खुदा के वास्ते बेचारे बच्चे रो पड़ते हैं। आपकी परमिशनों का निजाम, मैंने पूरी किताबें इस पे 3 लिखी हुई हैं जो स्लज है। आपका एनओसी, पता नहीं सिविल सर्विस एनओसी क्या होता है, आपके एफिडेविट, आपका अटेस्टेशन, आपका स्टैंप पेपर, ये सारी गोरे की इजादात है, इसलिए कि
कहीं काला आदमी कुछ बनाना जाए। और सिविल सर्विस को कायम रखी बैठी है। अगर आपने मुझे बिजनेस करने देनी है तो खुदा के वास्ते फिर सिविल सर्विस को मेरी पीछे से हटा दे, क्योंकि सिविल सर्विस बिजनेस के खिलाफ है। ये जो टैक्स की आपकी रजीम है, जो आपके सिविल सर्वेंट आके लगाते हैं कि जनाब आपको पता है बिजली का बिल ये मेरे सामने पड़ा है, पता है इसके अंदर कितने टैक्स हैं? 13 टैक्सेस हैं। ये बिजली का बिल यहाँ पड़ा है, अभी आज ही आया है। इसके अंदर क्या है जी? देखें, सर देर इज इसमें अ फर्दर टैक्स, देर इज अ बीटीवी का भी फर्दर टैक्स। टैक्स, फर्दर टैक्स के ऊपर अदर टैक्स, अदर। यार ये कौन, मतलब मुझे प्लीज कोई और मुल्क दिखा दें जहाँ ये होता है। ठीक। और ये अगर सिविल सर्विस का प्रोडक्ट है, फिर मुझे कहते हैं आईएमएफ ने किया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं 30 साल आईएमएफ में काम किया। आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। आईएमएफ भी तंग आई हुई हमारी सिविल सर्विस को, कहते हैं काम ये करते नहीं है। आ जाते हैं वाशिंगटन बातें करने के लिए। बताएं आप करना क्या चाहते हैं? आपका आपका मुल्क है, आप पॉलिसी बनाए, आपको बनानी नहीं आती तो वो बेचारे क्या करें? सर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट सीटिंग में हम सर जो एम्प्लॉयमेंट जरूर। और यूथ है सर इसके ऊपर बात करेंगे। जरूर थैंक जी। यू वेरी मच सर। तारिक साहब, आज great pleasure. Keep up the good work. MashaAllah, you're doing excellent work with your think tank, your magazine, and your YouTube. I'm most impressed. Thank you. सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आज हमने बात की सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर। इंशाल्लाह हम बाकी रिफॉर्म्स के पैकेजेस के ऊपर भी सर डॉक्टर नदीम उल हक साहब से बात करते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।